हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये एक इंट्रो वीडियो है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, लाइक व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। So, बिना देरी करे हुए चलो अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी डेफिनेशन को देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो जीवियों में, जो जितनी भी जीवित चीजें हैं उनके अंदर होने की इसकी संभावनाएं हैं, बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नए यंग वंस को जन्म देते हैं, और वो यंग वन जो हैं कैसे दिखते हैं, उन्हीं की तरह दिखते हैं, कैरेक्टर्स उनके किससे मैच करते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह मैच करते हैं। जो नए यंग वन होते हैं उन्हें नई पीढ़ी कहा जाता है, यानी कि न्यू ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। और वो जो न्यू यंग वन शिशु जो होते हैं, जो नए ऑफस्प्रिंग्स में आने वाले जो यंग वंस हैं, वो मैच्योर होंगे। मैच्योर होने के बाद वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को जन्म देते हुए चलती है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन का। हमें यहाँ पे ये समझना है कि इसकी हमें जरूरत क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखो, इसेंशियल प्रोसेस है ये एक, जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और लाइफ के मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक स्पीशीज है ए, वो आज इस पृथ्वी पे जिंदा है, उसके 1000 ऑर्गेनिज्म, टोटल इस स्पीशीज के कितने ऑर्गेनिज्म है बच्चों, 1000 ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे जिंदा है। आज से कुछ समय बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 1000 जीव पूरी तरीके से मर जाएंगे, और हम ये शर्त मान के चलते हैं कि ये कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के, रिप्रोडक्शन ये नहीं कर सकते, या रिप्रोडक्शन इनके पास कैपेसिटी है ही नहीं रिप्रोडक्शन की। तो अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद ये पूरे के पूरे जीव क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेथ कर जाएंगे, सबकी लाइफ स्पैन पूरी हो जाएगी। और क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया है तो न्यू यंग वंस वहां पर नहीं है। तो एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर इस ए जैसी नाम की स्पीशीज नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इसको हम कह रहे हैं सर्वाइवल। तो अपने वजूद को बनाए रखने के लिए अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, लाइफ के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। अब इसमें एक चीज आपको और बहुत यूनिक है, इस लाइन को ध्यान से देखना कि रिप्रोडक्शन डज नॉट कंसीडर एज द लिविंग कैरेक्टर बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शन। यानी कि जितने भी जीव हैं, लगभग सभी जीव क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नई पीढ़ी को जन्म देते हैं, और वो नई पीढ़ी अगली पीढ़ी को जन्म देती है, और ये प्रोसेस साइकिल के रूप में ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन फिर भी आप इसे एक जीवित प्राणी के गुण के रूप में, लिविंग कैरेक्टर के रूप में नहीं देख सकते। जैसे रेस्पिरेशन को देखा जाता है कि रेस्पिरेशन इज अ लिविंग कैरेक्टर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो रेस्पिरेशन जरूर करता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग भी हो और वो रिप्रोडक्शन करे ही करे। पॉसिबिलिटी है इसकी बहुत हद तक कि वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल ना हो। तो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लागू नहीं होता, तो उसे आप एक लिविंग कैरेक्टर के रूप में नहीं देख सकते। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट एन लिविंग कैरेक्टर। बात समझ आ रही है आपको। अभी हम समझेंगे वो क्या होता है। फिलहाल अभी हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो देखो, रिप्रोडक्शन के टाइप सिंपल से दो टाइप्स हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो अब हम बात करते हैं अपने उस एक्सेप्शन की, कि किस तरीके से एक्सेप्शन को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो, एक्सेप्शन आपके सामने है। बात हो रही है यहाँ पर खच्चर की, म्यूल की। म्यूल क्या होता है, तो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का एक हाइब्रिड होता है, ठीक है ना। ये एक हाइब्रिड है जिसके बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, यानी सफिशिएंट नहीं होते। सेक्स क्रोमोसोम आप जिसको कह सकते हो, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, नील, सेक्स क्रोमोसोम इम्पटी है। तो उसकी वजह से वहां पर ये इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि ये नए शिशु को जन्म दे पाए। यानी कि एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स, इन दोनों के हाइब्रिड से जब भी एक म्यूल जन्म लेगा तो ये म्यूल आगे किसी भी शिशु को जन्म नहीं दे सकता। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये म्यूल लिविंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली। हम देखते हैं खच्चर को वजन ढोते हुए, बहुत काम इनको लिया जाता है वजन ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए। तो ये लिविंग तो है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल लिविंग कैरेक्टर, ठीक है। चलो आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं कि किस तरह के लिए हमें रिप्रोडक्शन को समझना है। अगर तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। पहली टर्म है बच्चों हमारे पास मोनोपेरेंटल। देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। और पेरेंटल का मतलब पेरेंट्स।
तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत है, वो पेरेंट मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या दोनों में से कुछ भी नहीं, आप ये कह सकते हो हाइब्रिड हो सकता है, ठीक है ना। तो मेल फीमेल या हाइब्रिड किसी भी तरीके का जेंडर हो, लेकिन पेरेंट कैसा हो, एक। लाइक अमीबा में हम देखते हैं, एक अमीबा से दो अमीबा टूट करके क्या होते हैं, बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जब एक ही पेरेंट हो, किसी दूसरे पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत नहीं है नए शिशु को जन्म देने के लिए, लाइक इन अमीबा, तो ऐसी जो नई प्रजाति बनेगी वो प्रजाति कैसी है, मोनोपेरेंटल। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज गैमीटोजेनेसिस। देखो गैमीटो मीन्स गैमीट्स, ठीक है, गैमीटो मीन्स गैमीट्स, और जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, कौन से गैमीट्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस। देखो हमारी बॉडी में अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो बॉडी सेल्स आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, और एक हमारे पास होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स। अंतर क्या है, तो अंतर इतना सा है कि जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनको बनाया गया है आपकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिव सेल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वेजिटेटिव सेल्स रिप्रोड्यूस करेंगे। एक वेजिटेटिव सेल है, ये टूटेगा, नए सेल्स बनाएगा, फिर टूटेगा, फिर नए सेल्स बनाएगा। ये जो नए सेल्स बनाएंगे ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए बनाएंगे। लाइक हमारी स्किन सेल है, अगर ये डैमेज हो जाती है तो स्किन सेल्स के आसपास की जो स्किन सेल्स होंगी, जो डैमेज हुआ है, वहां के सेल्स और नए नए सेल्स बना करके उस डैमेज को क्या कर देंगे, पूरी तरह से भर देंगे। तो यहाँ पे वेजिटेटिव सेल्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। लेकिन जहां बात आती है रिप्रोडक्टिव सेल्स की, लाइक स्पर्म सेल एंड ओवम या एग सेल, तो ये कभी भी मेंटेनेंस के लिए आपकी बॉडी के लिए नहीं प्रोड्यूस किए जाते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं नई जनरेशन को जन्म देने के लिए। एक वेजिटेटिव सेल में इतनी क्षमता नहीं होती, यानी एक स्किन सेल है, अगर हमने एक स्किन सेल का सैंपल लिया तो एक स्किन सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया जा सकता। ये बात समझ आ रही है आपको। वो सारे कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए चाहिए, वो सभी कैरेक्टर आप एक इस वेजिटेटिव सेल से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, इसी को सोमैटिक सेल भी कहते हैं, इसको हम कहेंगे सोमैटिक सेल्स। तो जो सोमैटिक या फिर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वो बॉडी को पूरी तरीके से बनाने का जो फॉर्मूला है वो डीएनए के रूप में अपने पास में रखते हैं, और इनको बनाया ही गया है किसके लिए, रिप्रोडक्शन को आगे साइकिलिक रूप में बढ़ाने के लिए। तो आपके पास दो तरह के सेल्स हो गए, समझ आ गई ये बात। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल्स थे ह्यूमन में कौन से हैं, स्पर्म सेल एंड ओवम सेल। तो इन सेल्स का बनना, यही चीज क्या कहलाता है, गैमीटोजेनेसिस। होप आप इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजेशन। तो देखो हमने अभी दो तरह के गैमीट्स की बात करी, एक है हमारे पास एग सेल और एक है हमारे पास स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल एंड एग सेल, इन दोनों का आपस में फ्यूज हो जाना, जुड़ जाना, और क्या बनाना, जाइगोट, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बस इनका जुड़ना ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो मैंने बताया आपको क्या बनता है, जाइगोट। फिर जाइगोट की अगर आप देखेंगे प्लायोरिटी होती है 2n, जाइगोट आगे डिवाइड करेगा 4n, 8n, 16n, 32n, इस तरीके से वो डिवाइड करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यही जाइगोट की जो डिविजिंग फेस है, जो इसकी जाइगोट की डिवीजन फेस है, यही जाइगोट की जो डिवीजन फेस है, इसी को कहते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि ये आगे जाकर के क्या बना रहा है, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम से आप टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हो, एम्ब्रियो और जेनेसिस, यानी एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस, गैमीट्स का बनना गैमीटोजेनेसिस, ठीक है ना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज इवोल्यूशन। अब देखो इवोल्यूशन को अगर आप देखोगे तो इसकी डेफिनेशन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना होगा। इट इज अ जनरेशन टू जनरेशन सक्सेसिव म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, बदलाव, यानी कि अगर एक पीढ़ी है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो इस समय किसी एक रंग का है, आपने 10th क्लास में इसका डायग्राम देखा होगा, जैसे एक बीटल होता है, एक पत्ते के ऊपर एक बीटल बैठा हुआ है और पत्ते का रंग है ग्रीन और उस बीटल का भी रंग है ग्रीन, तो वो उसके अंदर काफी आसानी से छुप सकता है, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कि इस वक्त हम मान लेते हैं इस बीटल का रंग कैसा है, रेड, और जिस पत्ते पे ये बैठा है उस पत्ते का रंग कैसा है, ग्रीन। तो अब क्या हुआ, उसकी जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन करने से सक्सेसिव म्यूटेशन आया। सक्सेसिव म्यूटेशन एक बदलाव आया
क्या बदलाव आया, इसका कलर रेड से इसमें चेंज हो गया ग्रीन में। जब इसका कलर रेड होगा तब ये इस पत्ते पर काफी आसानी से दिख जाएगा, और जब काफी आसानी से दिखेगा तो इसका शिकार हो जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर ये बदलाव आएगा और ये कलर अपना चेंज करके ग्रीन हो जाएगा तो इसको छुपने में मदद मिल जाएगी, जिससे प्रेडेटर्स इसको आसानी से जो है शिकार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब इसकी पीढ़ी को इससे हेल्प मिलेगी। तो ऐसा बदलाव जिससे ऑर्गेनिजम्स के जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में हेल्प हो, उस बदलाव को हम सक्सेसिव कहते हैं, सक्सेसिव म्यूटेशन। बात समझ आ गई ना। तो ऐसा बदलाव सक्सेसिव म्यूटेशन जो पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, किसमें होता है, ये तो डीएनए के अंदर बदलाव होता है, ठीक है, स्पीशीज में होता है, और इवेंचुअली एक चेंज को वो जन्म देता है। कैसा चेंज होगा, मॉर्फोलॉजिकली हो सकता है, एनाटॉमिकली हो सकता है, उसका दिखने में कैरेक्टर बदल सकता है, या फिर हो सकता है दिखने में सेम हो, लेकिन डीएनए के लेवल पे आप चेक करोगे, उसकी बॉडी की केमिस्ट्री चेक करोगे तो वो अलग होगा। तो अगर कभी भी इस तरीके का कोई चेंज आता है किसी प्रजाति की स्पीशीज में, तो वो चेंज अगर उसकी स्पीशीज एक्सेप्ट करती है, नेचर उसको एक्सेप्ट करती है और हेल्प करती है ग्रो करने में, उससे उनको फायदा हो रहा है, तो इवेंचुअली एक पीढ़ी ऐसी आएगी जो अपने पुरानी वाली पीढ़ी से पूरी तरह से अलग होगी। पुरानी पीढ़ी अगर ए टाइप है तो न्यू वाली पीढ़ी ए नहीं रहेगी, वो ए की जगह हो सकता है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, बी टाइप ऑफ स्पीशीज होगी। लेकिन ए से बी बनने में बहुत जनरेशंस लगेंगी। ऐसा नहीं है ए से ए की जनरेशन में डायरेक्टली बी लाइक स्पीशीज बन के तैयार हो जाएंगी। ये बात समझ रहे हो ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन चेंज आते रहेंगे और एक टाइम बाद पूरी तरह से अलग हो जाएगा ए के मुकाबले बी। तो जब ये पूरी तरह से अलग होगा, इस स्टेज को हम कहते हैं इवोल्यूशन। मनुष्यों में भी इवोल्यूशन हुआ ना, चिंपैंजीज से ह्यूमन तक का जो सफर है, इसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकम्बिनेशन। अब देखते हैं रिकम्बिनेशन का क्या है। तो हमने देखा था स्पर्म सेल होते हैं और एग सेल होते हैं जो हमारे सोमैटिक सेल्स हैं। तो स्पर्म सेल्स एंड एग सेल, इन दोनों के मिलने से हमारी बॉडी के क्रोमोसोम्स आप देखोगे तो स्पर्म सेल के पास होते हैं 23 क्रोमोसोम एंड 23 किसके पास होते हैं, एग सेल के पास। टोटल जाइगोट में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46। तो होगा क्या, 26 क्रोमोसोम का जो डीएनए है, ये हाफ डीएनए ऐसा और हाफ डीएनए ये रहा। इन डीएनए के बेस पेयर्स का आपस में जुड़ना, क्योंकि ये जुड़ेंगे तभी तो आपका ये क्रोमोसोम जो है कंप्लीट होगा पूरा। तो इनका जुड़ना, कंबाइन करना, ये कोई फिक्स कैरेक्टर नहीं है कि किस तरीके से ये कंबाइन करते हैं, ये पूरी तरीके से रैंडम होता है। ठीक है ना। तो रिकम्बिनेशन होना, इसी को क्या कहलाता है, रिकम्बिनेशन। यही प्रॉपर्टी है रिकम्बिनेशन, यानी कि मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड, एक मेल का एक फीमेल का, दो अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड को मिला देना और रीअरेंज कर देना। पहले बेस पेयर हम मान लेते हैं कि ये इन जनरल हमने माना फादर के अंदर कि यहाँ पे एक बेस पेयर है ए जो जुड़ा है बी से। हो सकता है जब अब न्यू यंग वन बनेगा, फादर की तरफ से ये ए से जुड़ा था, मदर के साथ ये बी से ना जुड़ करके सी से जुड़ जाए। बात समझ आ रही है आपको। तो एक रिकम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट, पहले ये बी के साथ जुड़ा था, अब ये सी के साथ जुड़ा है, बेस पेयर्स के साथ में जुड़ा है। डीएनए के लेवल पे अब हम पढ़ेंगे। तो डीएनए के लेवल पे बेस पेयर का रीअरेंजमेंट होकर के कंबाइन करना, ये कहलाता है रिकम्बिनेशन। होप आपने सारे लेक्चर्स के जो आपके टैक्सोनॉमी है इनको समझा होगा। अभी हम चलते हैं अपने टाइप्स पे कि दो डिफरेंट जो टाइप्स हैं उनमें अंतर क्या है। ये टर्म्स बहुत ही काम आएंगी उनको समझने के लिए। देखो, सबसे पहले हमारे पास है दो तरह की रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, मोनोपेरेंटल होता है, लाइक अमीबा, एक पेरेंट की जरूरत है। दूसरी बात, नो गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस नहीं होगा, हम पढ़ चुके हैं क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। नो फर्टिलाइजेशन, अब क्योंकि स्पर्म सेल्स बने ही नहीं, एग सेल बना ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होने वाला। अब क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन आगे डिवाइड नहीं कर सकता, जाइगोट बनेगा नहीं, वो डिवाइड करेगा नहीं, तो एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, नो एम्ब्रियोजेनेसिस। अब अगर कोई उनके अंदर बदलाव नहीं है, कोई उनके अंदर चेंज नहीं आएगा, आप ये समझे कि अगर उनके अंदर कोई रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है, कोई उसके अंदर डीएनए मिक्सिंग नहीं हो रही है, एक ही तरह का गैमीट है, तो वो गैमीट अपने आप को कॉपी कर सकता है। एग्जाम्पल में समझते हैं कि मान लेते हैं अमीबा है। अब अमीबा को अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देना है और अमीबा के पास एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो न्यू शिशु को जन्म देने के लिए भी एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए दोनों को। तो ये अपने डीएनए के साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता कि कुछ डीएनए चेंज कर दिया जाए, कुछ इधर दे दिया जाए, कुछ उधर दे दिया जाए, दोनों को एग्जैक्ट डीएनए देना है। तो जितना डीएनए उसके पास है वो पूरे डीएनए का कॉपी करेगा और इसको 2x करके स्प्लिट कर देगा, एक्स एंड
एक्स में। ये बात समझ रहे हो आप? तो यानी उसके पास ऑप्शन नहीं है अपने डीएनए के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करने का। तो जैसा पहले था वैसा ही आज भी रहेगा, मिलियन ऑफ ईयर्स तक रिप्रोडक्शन होती रहेगी, लेकिन कोई बदलाव नहीं आने की वजह से किसी भी तरीके का कोई इवोल्यूशन वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। और रिकॉम्बिनेशन बेसिकली नहीं है, तो इसीलिए इवोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट चीज इज क्लोन फॉर्मेशन। क्लोन का मतलब होता है डिट्टो फोटोकॉपी, जो कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो। अगर आप एक पेपर पे कुछ लेटर टाइप कर देते हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, एक सी कैरेक्टर टाइप कर दिया, और हम इसकी फोटोकॉपी कर रहे हैं, तो जितने भी हम इसकी फोटोकॉपी करेंगे हर पेज के अंदर हमें यहाँ पे बेस में कैरेक्टर सी हमें यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। तो इस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेम डिट्टो पेरेंट की तरह ही शिशु बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लोन फॉर्मेशन। अमीबा के अंदर ये होता है। जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली यानी कि उनकी बॉडी की केमिस्ट्री और फिजिकली फिनोटाइप उनका देखने में वो जैसे हैं, वो पूरी तरह से कैसे होंगे, अपने पेरेंट की तरह ही होंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बहुत ही सिंपल, बस इससे थोड़ा थोड़ा उल्टा होता जाना है। मोनोपेरेंटल की जगह डाई पेरेंटल होगा। डाया मीन्स दो, पेरेंटल मीन्स पेरेंट्स, तो यहाँ पे एक की जगह दो पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, एक मेल और एक फीमेल। गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस भी होगा, इवोल्यूशन भी होगा, रिकम्बिनेशन भी होगा, और यहाँ पर क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता, डू नॉट अकर। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट्स होते हैं। हम अगर अपने बात करते हैं अपने पेरेंट्स से देखने में, तो हम पेरेंट्स से दिखने में सिमिलर होते हैं, पर एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते हैं। और साथ ही साथ में ना हमारी बॉडी का डीएनए पूरी एग्जैक्टली 100% कॉपी होता है, यानी कि कुछ हाइब्रिड होता है। तो ना जेनेटिकली और ना मॉर्फोलॉजिकली, दोनों ही तरह से हम अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस की रिप्रोडक्शन कौन सी कैटेगरी की है? सेक्सुअल कैरेक्टर की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। आई होप आपको ये वीडियो का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप हमारे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी हमारी IOCS नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड।